गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट फंक्शन लेकर आया हूं। ये क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर आईसीएसई बोर्ड का हो। थोड़ा ये चैप्टर टफ है, लेकिन टफ का मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ सीखा नहीं जा सकता। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए मैं अपना चैप्टर शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन है क्या। अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं एक चैप्टर रिलेशन के बारे में। और ज़्यादा जानकारी के लिए ये ऊपर आई वाला आइकॉन प्रेस करके आप रिलेशन से रिलेटेड सारी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। फंक्शन एक्चुअल में रिलेशन का ही एक पार्ट है। सम स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, यानी रिलेशन से ही कुछ स्पेशल केस हम लेके आएंगे, उन्हीं स्पेशल केस को यहाँ पे फंक्शन के थ्रू डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि फंक्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। उस वर्क के लिए हमको इंट्यूटिव आइडिया जानना है। ये हमारे पास एक मशीन है, मैकेनिज्म है, जिसका वर्क कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं इधर से कोई चीज इनपुट करता हूं, यानी उसमें डालता हूं, यहां पे प्रोसेसिंग होती है और इस प्रोसेसिंग के थ्रू इधर से रिजल्ट निकलता है। सपोज करिए मैंने इधर से कोई एक नंबर, एक वेरिएबल ले लिया x। उस x को अगर मैं इसमें से इंसर्ट करता हूं, यहां पे प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने से जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो x² मिलता है। मतलब इसको x का मीन्स चूंकि वेरिएबल है तो इसकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज करिए मैं x की जगह पे 1 इनपुट करूं, तो 1 इनपुट करने से जो यहाँ पे मशीन में आएगा वो 1 आएगा, और जो ये मुझे रिजल्ट देगा वो रिजल्ट उसका स्क्वायर यानी कि 1 ही दे देगा। अगर मैं इसमें 2 इनपुट करता हूं तो इसके अंदर जो ये वैल्यू इंसर्ट होगी वो 2 होगी और मुझे उसका स्क्वायर रिजल्ट में मिल रहा है, यानी कि 4 मिलेगा। अगर मैं 3 इंसर्ट करता हूं तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 का जो रिजल्ट मिलेगा वो स्क्वायर यानी कि 9 मिलेगा। अगर मैं -1 इनपुट करता हूं तो यहाँ पे -1 आएगा और इसका रिजल्ट भी मुझे 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो हमारा है ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम कोई भी वैल्यू डाल करके उसका रिजल्ट उस मैकेनिज्म या उस फंक्शन या उस टर्म के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। ये आपके सामने फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन लिखी हुई है। According to this definition, let A and B two non-empty sets, then a function f from set A to B is a rule। यहाँ पे ध्यान देना है, is a rule, जो मैंने भी स्पेशल केस की बात की थी, which associates each element of set A to exactly one element of set B। यानी कि दो अलग अलग सेट हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझते हैं। ये कोई सेट A है जिसके कुछ एलिमेंट हैं, सपोज करिए A, B, C एंड D। एक कोई दूसरा सेट है, इसके भी कुछ एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड कुछ भी हो सकते हैं। ये कोई हमारा फंक्शन इस तरीके से है कि विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट A। सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ सेट B। सेट B के किसी न किसी एलिमेंट को से एसोसिएटेड जरूर होना चाहिए। सपोज करिए A1 से एसोसिएटेड है, B2 से एसोसिएटेड है, C3 से एसोसिएटेड है और D4 से एसोसिएटेड है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A एसोसिएटेड विथ 1 एलिमेंट ऑफ सेट B। अब 1 एलिमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि 1 का मतलब कि एक से ही होना चाहिए। ऐसा भी पॉसिबल है कि अभी आपको ये B 2 से एसोसिएटेड होने के बजाय B भी 1 से एसोसिएटेड हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब तब भी हम यहाँ पे यही बोलेंगे कि A इज एसोसिएटेड विथ 1 एंड B इज एसोसिएटेड विथ 1, यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड विथ 1 एलिमेंट ऑफ सेट B, दैट इज फंक्शन। पहले हम लोग रिलेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं।
फंक्शन चूंकि उसी पार्ट का है तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। यहां पे सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता कि रिलेशन के सारे एलिमेंट फंक्शन हो जाएं, बट कुछ एलिमेंट के साथ भी फंक्शन हो सकता है। जैसे हम लोगों ने रिलेशन वाले चैप्टर में डोमेन और रेंज पढ़ा था, यहां पे एक नया वर्ड और यूज होगा, कोडोमेन। वैसे रिलेशन में मैं इसकी डिफिनीशन आपको बता चुका हूं। अब हमें वही चीजें यानी डोमेन, कोडोमेन और रेंज या फिर उसकी इमेज को फंक्शन की कंडीशन में देखना है कि अगर फंक्शन के टर्म में देखा जाए तो ये हम पता लगा पाए कि ये क्या चीजें हैं। लेट अ फंक्शन a टू बी फंक्शन देन, यहां पे कुछ कंडीशन निकलती हैं। अब यहां पे दो सेट, ये फंक्शन जो है वो a से b को, ये फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b। तो यहां पे हम बोल सकते हैं सेट a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। दूसरा जो सेट हमारे पास है सेट b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। थर्ड है सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ सेट A अंडर F इज कॉल्ड रेंज और इमेज ऑफ F। ये तीन डेफिनेशन है आपके पास, या तीन कंडीशन कह सकते हो कि कोई भी सेट, कोई भी फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, ये फंक्शन है फ्रॉम A टू B, तो इसमें जो ये वाला सेट होगा इसकी जगह पे जो भी एलिमेंट होंगे वो फंक्शन के डोमेन बोले जाएंगे, जो इसकी जगह पे एलिमेंट होंगे वो फंक्शन के कोडोमेन बोले जाएंगे, और जो जितने एलिमेंट इस डोमेन से एसोसिएटेड होंगे यानी कि A से जितने एलिमेंट अटैच हो रहे होंगे वो सारे के सारे आपके रेंज या फिर इमेज बोले जाएंगे। यहां पे कुछ खास चीजें भी निकल के आती हैं। पहला है इफ फंक्शन ऑफ A इज इक्वल टू B, देन B is called image of A under F and A is called pre-image of B। यानी कि अगर कभी कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहां पे ये जो B है ये आपका इस फंक्शन की इमेज होगी या फिर रेंज होगी, और जो ये A होगा इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। दूसरी कंडीशन है रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। हमेशा कभी भी किसी भी फंक्शन के केस में जो रेंज होगी वो कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और कोडोमेन से छोटी भी हो सकती है। इसकी अलग अलग कंडीशन होती हैं जिस पर हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे। थर्ड और बेहद जरूरी पार्ट है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अगर मैं लेट कर लूं कि नंबर ऑफ A इज इक्वल टू P है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू Q है, देन नंबर ऑफ functions from set A to B is equal to Q to the power P। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आजकल MCQ पूछे जाते हैं।
एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताने थे। तो अगर दो अलग अलग सेट दिए हों, उन पे कुछ एलिमेंट पी, ए सेट के एलिमेंट पी हों और बी सेट के एलिमेंट क्यू हों, तो उससे हम नंबर ऑफ फंक्शन बता सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मैं यहां पे एग्जांपल लिख लेता हूं। एक कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, एक कोई दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट 3 4 एंड 5 हैं। तो यहां पे जो नंबर ऑफ ए है वो भी 3 है और जो नंबर ऑफ बी है वो भी 3 है। तो यहां पे अगर मुझे फंक्शन पता करना है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी, तो सेट ए टू बी, बी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू यानी पी वो भी 3 है, तो 3 टू दी पावर 3 यानी कि 27। तो इस फंक्शन में मतलब इन दो सेट ए और बी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन बनेंगे उनके नंबर जो होंगे वो 27 होंगे। 27 टाइप के फंक्शन बनाए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताना होता है। यह आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फंक्शन गिवन बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ये दो अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं इन द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। सबसे पहले इनको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कॉमा कॉमा करके जो इसकी रोस्टर फॉर्म बनती है उस रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ऑल्सो राइट देयर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखता हूं तो फर्स्ट फंक्शन है f1। ऑर्डर्ड पेयर में देखिए सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट ए एसोसिएटेड है 1 से, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर ए जो हो गया वो 1 के साथ बन गया। बी एसोसिएटेड है 3 के साथ, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर b, 3 हो गया। सी एसोसिएटेड है 2 के साथ, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर c, 2 हो गया। और d एसोसिएटेड है 4 के साथ, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर 4 हो गया। अब ये फंक्शन आपका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हो गया। अब इसमें से मुझे डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो हम यहां पे लिखेंगे डोमेन ऑफ f1। तो डोमेन एक सेट होता है जो फर्स्ट ए यानी कि फर्स्ट सेट को डिनोट करता है। तो इसके फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी एंड डी, ये डोमेन हो गया। फिर हमें कोडोमेन लिखना है, कोडोमेन ऑफ f1। कोडोमेन सेकेंड वाला पूरा का पूरा सेट होता है, यानी 1 2 3 एंड 4, इसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं। और इसके बाद हमें लिखना है रेंज। रेंज में सिर्फ उन सेट की बात की जाती है जो उसके डोमेन से एसोसिएटेड हो, यानी कि डोमेन को अटैच हो रहे हों। जो छूट जा रहे हों उनको हटा दिया जाता। तो इसमें देखिए रेंज में एक भी एलिमेंट इसका छूट नहीं रहा, यहां पे सारे के सारे एसोसिएट हो रहे हैं, तो इसकी रेंज भी 1 2 3 एंड 4 हो गई। अगर बाई चांस अभी यहां पे एक एलिमेंट 5 और होता तो अब ये इसमें से किसी को एसोसिएट नहीं कर रहा था, इसका मतलब इसके जो कोडोमेन में है उसमें तो ये 5 आता, लेकिन रेंज में ये 5 नहीं आता। सेम इसी तरीके से ये सामने क्वेश्चन है, यहां पे देखिए AEIOU से कोई ना कोई चीज एसोसिएटेड है। तो जब आप इसको इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखोगे, तो A, एप्पल हो जाएगा, E, एग हो जाएगा, I फॉर इन हो जाएगा, O से आउल हो जाएगा एंड U एसोसिएटेड विथ अर्न हो जाएगा। लेकिन बॉय बच जाएगा, तो जो डोमेन होगा वो तो AEIOU होगा। कोडोमेन में एप्पल, बॉय, एग ये सारे होंगे, बट रेंज में बॉय नहीं आएगा, क्योंकि रेंज में सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिया जाता है जो उसके डोमेन से एसोसिएटेड हो, यानी कि जो डोमेन से रिलेटेड हो। तो ये दूसरा वाला एग्जांपल आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। फर्स्ट टाइप है इक्वल फंक्शन। टू फंक्शंस f from a to b and g from a to b are said to be equal functions if fx is equal to gx। यानी ये वाला फंक्शन के सारे एलिमेंट उस वाले फंक्शन के सारे एलिमेंट से मिलने चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। इन दिस केस वी राइट f इज इक्वल टू g।
दूसरा टाइप है अनइक्वल फंक्शंस। टू फंक्शंस from f from a to b and g from a to b are said to be unequal if fx is not equal to g for some x belongs to a। इसका मतलब अगर दोनों में कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हों तो फिर वो अनइक्वल फंक्शन बोला जाएगा, और इसको बोला जाएगा f is not equal to g। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, लेट a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 5 6 7 8। let a function f from a to b and a function g from a to b be defined by, इनकी जो डिफिनीशन दी हुई है a to b में, फंक्शन f की डिफिनीशन में ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिया हुआ है 1 5 2 6 3 7 4 8, एंड दूसरा फंक्शन g, इसका ऑर्डर्ड पेयर दिया है 2 6 4 8 1 5 3 7। अब आपको शो करना है कि ये f वाला फंक्शन और g वाला फंक्शन दोनों इक्वल हैं। इक्वल होने की कंडीशन आपको क्या मैंने लिखाई है कि टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल फंक्शन इफ fx इज इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। मतलब किसी भी फंक्शन के अगर एलिमेंट लिए जाएं तो उसके सारे x बिलोंग्स टू a, यानी कि a के सेट के सारे एलिमेंट इसके जिनसे एसोसिएटेड हो उन्हीं से दूसरे फंक्शन के भी सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए। इसको हम कैसे पता करेंगे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपको फंक्शन गिवन है बिकॉज f इज इक्वल टू 1 इज एसोसिएटेड विथ 5, 2 इज एसोसिएटेड विथ 6, 3 इज एसोसिएटेड विथ 7 एंड 4 इज एसोसिएटेड विथ 8। इसको अगर हम डोमेन और रेंज की फॉर्म में लिखें तो फंक्शन में 1 की जो डोमेन है, 1 डोमेन पे रेंज है 5, 2 डोमेन पे जो रेंज है वो है 6, 3 डोमेन पे जो रेंज है 7 है, और 4 डोमेन पे जो रेंज है 8 है। ये फंक्शन f के लिए है। एंड दूसरा वाला जो फंक्शन है g फंक्शन के एलिमेंट्स हैं 2 6 4 8 1 5 एंड 3 7। अब यहां पे अगर इसको डोमेन और रेंज फॉर्म में लिखा जाए तो g1, इसका 1 है नहीं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट है तो 2 का रेंज है 6, g में 4 की रेंज है 8, g में 1 की रेंज है 5 और g में 3 की रेंज है 7। अब इन दोनों को अगर कंपेयरिंग करो तो कंपेयरिंग में आप देखोगे कि f1 की वैल्यू है 5 और ये वैल्यू g में भी देखिए g1 की वैल्यू है। सेम कंडीशन में f2 की वैल्यू 6 है और g में देखिए g2 की वैल्यू भी सेम है। f3 की वैल्यू 7 है और ये g3 की वैल्यू के इक्वल है, यानी वो भी 7 है। साथ में f4 की वैल्यू 8 है और ये देखिए ये g4 के इक्वल है। इसका मतलब a यानी कि 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4 सारे के सारे g के यानी f के 1 2 3 4 और g के 1 2 3 4 सारे के सारे किसी फिक्स नंबर से एसोसिएटेड है, यानी कि सबकी रेंज, चाहे आप फंक्शन f लें या फिर फंक्शन g लें, सबकी रेंज सेम आ रही है। तो इस बात को हम लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन ऑफ f इज इक्वल टू g, यानी कि ये दोनों इक्वल फंक्शन है। कभी कभी 2 मार्क्स के लिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगली वैरायटी की तरफ चलते हैं। ये फंक्शन की 1 1, इसको हम इंजेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन इसकी है अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी 1 1 इफ no two elements of set A have same image in set B, यानी कि 1 1 में सिर्फ वही फंक्शन आएंगे जिसमें सेट A यानी कि डोमेन के सारे एलिमेंट सिंगल इमेज बनाएं, वो भी सेट B यानी कि कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। ध्यान देना है इस चीज को
कि सेट ए के सारे एलिमेंट की ओनली वन इमेज होनी चाहिए, तब ऐसे फंक्शन को हम 1 1 बोलते हैं। इसको अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इफ a is not equal to b, then f a function of a is not equal to function of b for all a b belongs to, यानी अगर a और b यानी कि दो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है तो श्योर है कि उनकी वैल्यू यानी उनकी रेंज भी इक्वल नहीं होगी, तभी ये 1 1 फंक्शन है। और अगर दो फंक्शन की वैल्यू सेम है देन कंपलसरी होगा कि वो दोनों फंक्शन यानी दोनों एलिमेंट भी सेम होंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये एक खास चीज है जिसका यूज हम लोग जब 1 1 प्रूव कर रहे होंगे उस समय करेंगे। इस डेफिनेशन से कुछ स्पेशल कंडीशंस निकल के आती हैं, उनको हम लोग यहां पे नोट में देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, इफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज नॉट 1 1 देन इट इज कॉल्ड मैनी वन। इसको हम अलग से डिफाइन भी कर सकते थे, लेकिन अलग से हमने इसलिए नहीं डिफाइन किया क्योंकि एनसीईआरटी में मैनी वन को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन लिख इसलिए दिया कि बाई चांस आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो तो उसमें आप मैनी वन देखोगे फिर कहोगे सर ने मैनी वन के बारे में कुछ बताया नहीं। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि जो भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा। दूसरी कंडीशन है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, कि सेट ए से बी की तरफ को अगर चला जाए यानी ए से बी एसोसिएटेड हो रहा हो तो कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 होंगे इफ ही इज ग्रेटर देन क्यू, और क्यू फैक्टोरियल होंगे, क्यू फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल क्यू माइनस पी होंगे इफ p is less than or equal to q, where p is equal to number of element in set A and q is equal to number of elements in set B। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 1 फंक्शन आपको दो सेट दे देगा और कहेगा इसमें 1 1 फंक्शन कितने होंगे। कभी कभी दो सेट के बजाय सेम सेट उसी का उसी पे बना देते हैं। तो अगर मान लीजिए केवल एक ही सेट दिया है तो p की वैल्यू भी वही होगी और q की वैल्यू भी वही होगी, तो उस कंडीशन में तो 0 कभी हो ही नहीं सकते। 0 होने के लिए जरूरी है कि दोनों सेट अलग अलग होने चाहिए और फर्स्ट सेट के एलिमेंट अगर ज्यादा हों और सेकंड सेट के एलिमेंट कम हो तो उसमें कोई भी 1 1 होगा नहीं। ऐसा क्यों? इस डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन ने बोला है कि उसका जो डोमेन है वो सारा का सारा एसोसिएटेड होना चाहिए कोडोमेन से, लेकिन बाई चांस अगर फर्स्ट सेट में ज्यादा हो गया तो ज्यादा होने का मतलब कोडोमेन में अगर कम एलिमेंट हैं तो सारे एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं हो पाएंगे, मतलब कि वो 1 1 नहीं हो पाएगा। तो अगर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालना है तो कंपलसरी पार्ट है कि सेट ए के एलिमेंट हमेशा कम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए कोडोमेन के, तभी उसमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बन पाएंगे। फोर्थ टाइप है हमारे पास ऑनटू। ऑनटू का दूसरा नाम सरजेक्शन या फिर सरजेक्टिव फंक्शन भी है। अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b इज सेट टू बी ऑनटू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b, सेट b मींस सेकंड वाले सेट के यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट is the image of some elements of set A, यानी कि उसके डोमेन में किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड जरूर होने चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी कि डोमेन की कोडोमेन की बात हो रही है।
अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट को एसोसिएट कर दें तो फिर वो फंक्शन जो होगा वो ऑनटू फंक्शन होगा। और अगर डोमेन यानी कि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के सम एलिमेंट्स या फिर सारे एलिमेंट को एसोसिएट कर दें तो वो 1-1 फंक्शन होगा। ये बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है दोनों में कि 1-1 होने के लिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से अटैच होने चाहिए, सेट ए में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो सेट बी के अटैच ना हुआ हो। और ऑनटू होने के लिए जस्ट उल्टा, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए से अटैच होने चाहिए, सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो 1-1 न हुआ हो। इसको हम अभी एक एग्जांपल से देखेंगे। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं फॉर ईच स्मॉल b बिलोंग्स टू b, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो सेट b से लिया गया, देयर एग्जिस्ट स्मॉल a बिलोंग्स टू a such that function of a is equal to b। यानी इस जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि फॉर ईच b बिलोंग्स टू b, यानी स्मॉल b का मतलब हो गया कि सेट b का कोई भी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट, उसके लिए जरूरी है कि a बिलोंग्स टू a, यानी कि सेट a में कोई ना कोई एलिमेंट उसको एसोसिएट जरूर कर रहा होगा। इस बात को हम लिख सकते हैं fa इज इक्वल टू b। इसको हम लोग ऑन टू जिस समय प्रूव कर रहे होंगे उस समय इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ऑन टू को वेरीफाई करने के लिए। इसको एक चीज से और कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। ऑनटू होने के लिए किसी भी फंक्शन की रेंज और उसकी कोडोमेन सेम होनी चाहिए। जब तक रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होंगे तब तक ऑनटू नहीं आएगा। ये लाइन अगर आपको याद रहती है तो जिस समय आप बोर्ड में क्वेश्चन लगा रहे होगे, बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया और आपको पता चल गया कि ये ऑनटू फंक्शन है, तो आप उसमें उसके एलिमेंट्स को लिखने के बाद बस इस लाइन को लिख दोगे और वो मान लिया जाएगा कि आपने कोडोमेन को प्रूव कर दिया, भले ही आपने उसकी रेंज को निकाल के दिखाया हो या न दिखाया हो। यहां पर भी कुछ खास चीजें निकल के आती हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, इफ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज नॉट ऑन टू, then it is called into। into फंक्शन की भी डिफिनीशन एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने इसको नोट में लिख दिया है कि into वही फंक्शन होंगे जो ऑन टू नहीं होंगे। जिनको ऑन टू रिफ्यूज करेगा उन सारे फंक्शन को आप into बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहां पे आ जाती है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये भी आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए या फिर एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि किसी भी टर्म में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की भी दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, ऊपर रहेगा q माइनस 1 टू दी पावर q माइनस आर, q कॉम्बिनेशन r एंड r टू दी पावर p। और ये सिर्फ तब वैलिड है जब p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू q हो जाए। और दूसरी कंडीशन में 0 होगा इफ p इज लेस देन q हो जाए, यानी कि p की वैल्यू हमेशा q से बड़ी होनी चाहिए। वेयर ये जो p है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a एंड q जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b है। यानी कि अगर फर्स्ट सेट में यानी डोमेन में ज्यादा एलिमेंट हैं तभी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आप बता पाओगे, लेकिन अगर कम एलिमेंट हैं तो वो ऑन टू नहीं होगा, 1-1 हो जाएगा। उस कंडीशन में ऑन टू की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, यानी उसमें एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो इस टॉपिक को भी आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले पार्ट की। ये
फंक्शन की टाइप का लास्ट पार्ट है 1 1 ऑन टू, दोनों एक साथ पूछ लिए जाते हैं, 1 1 एंड ऑन टू, या फिर दूसरे वर्ड में बाइजेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ, यानी ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। दोनों की डिफिनीशन आप जान चुके हो, दोनों की कंडीशन आप जान चुके हो। अगर कोई फंक्शन 1 1 को भी प्रूव कर दे, ऑन टू को भी प्रूव कर दे, तो ऐसा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और बाइजेक्टिव फंक्शन में भी हमें 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सब में हमने जाना है, तो यहां पे भी हम नोट जान लेते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। यहां पे भी 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन में नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन p फैक्टोरियल होगा इफ p इज इक्वल टू q, और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 0 हो जाएगा इफ p इज नॉट इक्वल टू q, यानी कि जब तक p और q की वैल्यू सेम नहीं होगी तब तक उसमें बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये हम लोगों ने फंक्शंस की वैरायटी समझ ली कि उसके कितने टाइप हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये सारे टाइप्स हो गए हैं। इस पर एक आध एग्जाम्पल करके देखते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बाइजेक्टिव फंक्शन से एक क्वेश्चन में भी 4 मार्क्स का हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि 4 से ज्यादा का पूछ लिया जाए, यानी 6 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाए। 6 मार्क्स में थोड़ा सा उसी में बढ़ा देगा, इन्वर्सिबल या फिर इनवर्स ऑफ द फंक्शन पूछ लेगा। तो इस वीडियो में हम 1-2 एग्जाम्पल देख करके इसको यहीं पे एंड कर देंगे, और फिर इनवर्स फंक्शन और एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो फिर आपके सामने। ये मैंने कुछ एरो डायग्राम बना रखे हैं। इन एरो डायग्राम को देख करके आपको बताना है कि ये फंक्शन किस टाइप के हैं। सारे फंक्शन के टाइप मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इस फंक्शन को देखिए, इसमें से सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट जरूर हैं, यानी कि अगर डोमेन के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट हो जाएं तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो 1 1 बोला जाता है। यहां पे देखिए, इसमें ए के सारे एलिमेंट बी से तो एसोसिएट हैं, लेकिन ए के 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो बी के एसोसिएटेड हैं। बट 1 1 की डिफिनीशन में क्या है कि सिंगल एलिमेंट किसी एलिमेंट को एसोसिएट करना चाहिए, बट यहां पर मोर देन 1 एलिमेंट मैंने आपको लिखाया है, तो ऐसे फंक्शन जो होंगे वो 1 1 नहीं होंगे, और जो फंक्शन 1 1 नहीं होते हैं उनको बोला जाता है मैनी वन। इस फंक्शन में देखिए, ए के सारे एलिमेंट में कुछ बच जा रहा है, मतलब वो एक्स के एलिमेंट बी को एसोसिएटेड नहीं है, बट बी के सारे एलिमेंट ए से एसोसिएटेड हैं। और मैंने आपको टाइप में लिखवाया है ऑन टू में, कि ऑन टू एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें उसके डोमेन जो को डोमेन होगा वो रेंज के इक्वल होगा। को डोमेन भी सेकेंड सेट होता है और रेंज भी सेकेंड सेट से ही आती है। रेंज वो एलिमेंट्स हैं जो डोमेन से एसोसिएटेड हों, तो डोमेन के सारे एलिमेंट उसके को डोमेन के सारे एलिमेंट को एसोसिएट कर रहे हैं, यानी उनसे कोई ना कोई इमेज बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन जो होगा ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब इस फंक्शन की वैरायटी को देखिए, इसमें एक ही एलिमेंट, एक डोमेन 2 अलग अलग रेंज को डिफाइन कर रहा है, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। मींस मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं 2 + 3, कोई बच्चा कहे 2 + 3 = 5 और कोई कहे 6, और मैं दोनों आंसर मान लूं, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी कि ये फंक्शन ही नहीं हो सकता। तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये सिर्फ रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये आपको टाइप मैंने पढ़ाए थे, इसको मैंने आपको इसलिए करके दिखाया। आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएंगी चीजें।
शुरुआत में ही एग्जाम्पल में आपको शो करके दिखाई गई हैं कि कैसे एरो डायग्राम बनता है, वन वन का, ऑन टू का, मैनी वन का, या फिर जो फंक्शन ना हो। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी एक आध लगा के देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 5 6 7 8। लेट f फ्रॉम a टू b बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू दिस। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, यानी कि ये फंक्शन रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, यानी कि दोनों की दोनों डेफिनेशन को ये कवर करना चाहिए। तो इस चीज को शो करने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग एरो डायग्राम बनाते हैं। एरो डायग्राम बनाने के लिए देखिए, इसका सेट A है जिसके एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 हैं, और एक सेट B है जिसके एलिमेंट हमारे पास 5 6 7 और 8 हैं। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, 1 इज एसोसिएटेड विथ 5, 1 5 को बिलोंग कर रहा है, 2 इज एसोसिएटेड विथ 6, 3 इज एसोसिएटेड विथ 7 एंड 4 इज एसोसिएटेड विथ 8। अब इसको देख करके अगर आपने डेफिनेशन याद कर रखी है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। क्या याद आएगा कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B यानी कि इस डोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी इमेज को जरूर एसोसिएट कर रहे हैं, और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन 1 1 हो, यानी कि ये फंक्शन हमारा एक 1 1 फंक्शन हो गया। दूसरी वैरायटी है हमारे पास ऑन टू की। ऑन टू में हम क्या देखते हैं कि सेट B यानी कि उसका कोडोमेन रेंज के इक्वल हो, या फिर कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी प्री इमेज को एसोसिएट कर रहे हो। तो आप खुद देख पा रहे हो कि B के सारे एलिमेंट सेट A के सारे एलिमेंट को एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी एलिमेंट से वो पहले से अटैच हैं। तो ऐसी कंडीशन तभी पॉसिबल होती है जब वो ऑन टू होता है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इस वजह से ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। लेकिन इस बात को हम लिखेंगे कैसे? हमको ये पता चल चुका है कि ये 1 1 है, तो मैं 1 1 लिखूंगा और 1 1 में मैं वो रीजन लिख दूंगा जिसकी वजह से ये 1 1 फंक्शन है। तो यहां पे आप देख क्या पा रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट कोई ना कोई इमेज यानी डिफरेंट इमेज सेट B में बना रहे हैं। तो इसी बात को मुझे लिख देना है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ set A have different image in set B, therefore F is 1 1। फिर ऑन टू के लिए, ऑन टू में आप क्या देख पा रहे हो कि सेट B के सारे एलिमेंट सेट A के प्री इमेज है, यानी कि उससे एसोसिएटेड हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट B हैव प्री इमेज इन सेट A, देयरफॉर F इज ऑन टू। अब इसके बाद फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा, बिकॉज F is 1 1 and on 2, so F is a बाइजेक्टिव फंक्शन। और यही आपको शो करना था। तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको अपने वर्ड्स में लिख देना है, और अपने वर्ड्स में लिखने से पहले आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर लो कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो 1 1 या ऑन टू में से किस चीज को सेटिस्फाइड कर रहा है। जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे तब तक हो सकता है गलतियां होती रहें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे
बहुत आसान हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, लेट अ फंक्शन f फ्रॉम n टू n, कैपिटल N डिनोट करता है नेचुरल नंबर को, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x, क्लासीफाई द फंक्शन एज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्शन। यानी आपको इस फंक्शन को क्लासीफाई करना है कि वो 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्शन यानी कि या फिर दोनों है। तो मैं एक एक को करूंगा, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चन को लगाने से पहले आपका माइंड मेकअप हो जाना चाहिए। क्या मेकअप हो जाना चाहिए? कि वो क्या है, जो भी है वो सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस चीज को मेकअप करने का तरीका क्या है वो मैं आपको सिखाता हूं। फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को डिफाइन है, यानी कि इसका जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इसका जो रेंज है, ये रेंज भी नेचुरल नंबर है, तो ये भी 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये आपका सेट n है, इसको हम सेट A बोल देते हैं और इसको सेट B बोल देते हैं। और फंक्शन जो डिफाइन है वो fx इज इक्वल टू 2x से डिफाइन है। मतलब x का कोई भी एलिमेंट होगा, fx की कोई भी वैल्यू आप लोगे, यानी x की कोई भी वैल्यू लोगे, वो 2x यानी उसके डबल से एसोसिएटेड है। तो जरा सोच के देखिए कि अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 का डबल यानी कि 2 से एसोसिएटेड होगा। अगर मैं 2 लूंगा तो 4 से एसोसिएटेड होगा। अगर मैं 3 लूंगा तो इसके बाद कहीं पे 6 आएगा। मैं 4 लूं तो कहीं पे 8 आएगा। मैं 5 लूं तो कहीं पे 10 आएगा। मतलब चूंकि यहां पे इनफाइनाइट नंबर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस A से, यानी इसके डोमेन का कोई भी एलिमेंट मैं उठाऊं तो वो सेट B में अलग अलग इमेज दे रहा है। तो ये चीज कब होती है? जब वो फंक्शन 1 1 होता है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 है। अब बात आती है ऑन टू की। ऑन टू का फंडा क्या है कि सेट B के सारे एलिमेंट A से एसोसिएट होने चाहिए। तो सेट B के एलिमेंट में देखिए 1 तो 2 से एसोसिएट हो गया, लेकिन ये 1 किससे एसोसिएट है? ये 1 तो इधर किसी से एसोसिएट नहीं हुआ, ये 3 इधर किसी से एसोसिएट नहीं है, ये 5 इधर किसी से एसोसिएट नहीं है। यानी ऑन टू होने के लिए इसके सारे एलिमेंट इधर से भी एसोसिएट होने चाहिए, और यहां पे सारे एलिमेंट ना हो करके कुछ एलिमेंट एसोसिएटेड हैं। यानी कि ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। और जब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो फिर वो बाइजेक्शन भी नहीं होगा। यानी इस तरीके से आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, तो आपको क्वेश्चन लगाने में ज्यादा आसानी होगी। अब हमको ये तो पता चल गया कि ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो अगर मैं कुछ नहीं भी कर पाऊं तो कम से कम इतना तो मैं इसमें लिख ही पाऊंगा कि द फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव। और इतना लिख देने से ही अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2 तो आपको मिल ही जाएंगे। और अगर आपने चीजों को बढ़िया से डिफाइन कर दिया तो फिर तो पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन जब हम बोर्ड में इसी चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। लिखेंगे कैसे वो भी देख लीजिए। बात कर रहे हैं पहले 1 1 प्रूफ करने की। तो 1 1, अब जरा सोच के देखिए कि नेचुरल नंबर का जो डोमेन है वो बहुत बड़ा है, तो हम सारे नंबर दिखा नहीं सकते। तो जहां पे सारे नंबर शो ना कर पाए हम, वहां पे हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट को लेकर के प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर से b 2 एलिमेंट्स। अगर हम इन 2 एलिमेंट्स को ले लेते हैं, मैंने अभी जब 1 1 की डिफिनीशन लिखाई थी तो उसमें मैंने 2 कंडीशन बताई थी कि अगर x1 x2 इक्वल ना हो तो 1 1 में उनकी वैल्यू भी इक्वल नहीं होती। दूसरी कंडीशन लिखाई थी अगर उनकी वैल्यू इक्वल हो तो x1 x2 भी इक्वल होते हैं। तो यहां पे चूंकि मैं 1 1 प्रूव कर रहा हूं
मैंने अपने आप को सेटिस्फाइड भी कर लिया है कि 1 1 है, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं, देन फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू होगा फंक्शन ऑफ x2 के। fx 2x से डिफाइन है, यानी अगर x की जगह में x1 रख दूं तो ये 2x1 होगा और इधर ये हो जाएगा 2x2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये x1 हो गया x2 के। तो हेंस fx इज 1 1। हमें ये पता चल गया कि ये फंक्शन 1 1 है। अब हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है। इन लाइनों को बिल्कुल एक तरीके से मेमोराइज कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन प्रूव करने वाले आएंगे सब में आपको यही करना है। 1 1 प्रूव करने के लिए सबसे इजी पार्ट होता है 1 1 को प्रूव करना। सीधे आप बिना कुछ किए डायरेक्ट x1 x2 लेट कर लीजिए, जिस चीज से भी वो फंक्शन लिए गए हों उन्हीं को बिलोंग करता हुआ एनी टू एलिमेंट ले लीजिए। fx1 को fx2 के इक्वल दिखाइए। अगर वो 1 1 होगा तो x1 x2 इक्वल आ जाएंगे, और अगर वो 1 1 नहीं होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको लेट कर लेना है, लेट स्मॉल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्मॉल y का मतलब मैंने सेकेंड एलिमेंट यानी कि उसके रेंज का कोई एलिमेंट ले लिया है और वो शो कर दिया है कि वो नेचुरल नंबर। बी एनी एलिमेंट्स, तो मैंने आपको ऑन टू की भी डिफिनीशन में लिखाया था। क्या लिखाया था? देन fx इज इक्वल टू वाई के होना चाहिए। यहां पे मैंने लिखा था fa इज इक्वल टू बी। तो fx की वैल्यू मेरे पास है 2x इज इक्वल टू वाई। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो गया y/2। इसका मीन्स हो गया कि मेरे पास जो भी डोमेन होगा रेंज में मुझे उसका हाफ मिलने वाला है। यानी y की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो डोमेन मेरे पास उसके लिए होना चाहिए 1/2। अगर मैं y की वैल्यू 2 लूं तो डोमेन मेरे पास 2/2 होना चाहिए। y की वैल्यू अगर मैं 3 लूं तो डोमेन मेरे पास 3/2 होना चाहिए। अब आप इतना तो समझदार हैं कि डोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से अगर मैं y की वैल्यू 1 लूं तो मुझे x में क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू y की जगह 1 लेने पर 1/2 मिलेगा। और क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? 1/2 ऑब्वियस है कि नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एलिमेंट कोडोमेन का अपने डोमेन के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर फंक्शन जो है आपका ऑन टू नहीं हुआ। तो इस चीज को मैं लिखूंगा कैसे? फॉर y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n। एक भी एलिमेंट आप खाली शो कर दीजिए कि वो उससे एसोसिएटेड नहीं है, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फॉर y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n वी हैव x इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी अगर y इज इक्वल टू 1 ले लिया जाए तो मुझे नेचुरल नंबर में x के लिए कोई नंबर नहीं मिलता। सो f इज नॉट ऑन टू। तो अगर ये ऑन टू नहीं हुआ तो बिकॉज fx इज 1 1 but not on 2. So f is not बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर यही फंक्शन नेचुरल के बजाय रियल नंबर से ले लिया गया होता तो रियल नंबर से लेने के लिए कंडीशन हमारे पास कुछ चेंज हो जाती। क्या चेंज होती? 1 1 तो वही होता क्योंकि रियल नंबर में भी x1 x2 इक्वल होता। लेकिन जब मैं यहां ऑन टू पे पहुंचता तो अगर ये रियल नंबर होता, n की जगह पे r आ जाता, तो x इज इक्वल टू y/2 होता, और y की वैल्यू अगर 1 लेते तो बचता 1/2, और 1/2 रियल नंबर है क्योंकि रियल नंबर में सारे के सारे जितने नंबर पॉसिबल हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो यानी कि अगर यही काम हम रियल नंबर के लिए करता, खुद सोच के देखिए
कि रियल नंबर में जब सारे नंबर पॉसिबल हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट सेट बनेगा उसमें 1 भी होगा, 1/2 भी होगा, -1 भी होगा और -1/2 भी होगा। मतलब जितने भी नंबर हैं रियल में सारे रेशनल इरेशनल जो भी नंबर हैं सब के सब आ जाते हैं। तो आप y की जगह पे कुछ भी लो, आपको एक रेशनल नंबर ही बचेगा और रेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वो अपने डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट को एसोसिएट कर रहा है। तो y की वैल्यू कुछ भी हो वो डोमेन में एसोसिएट करेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में यहां पे नेचुरल की जगह पे रियल नंबर होता तो ये 1 भी होता और ऑन2 भी होता। तो अगर 1 भी है, ऑन2 भी है तो ऑब्वियस है कि ये बाइजेक्टिव भी होता। कई बार इसी क्वेश्चन में रियल के बजाय जेड आ जाता है, जेड का मतलब इंटीजर आ जाता है। अगर ये इंटीजर आता है तो इंटीजर के केस में 1 तो रहेगा, बस जो भी प्रॉब्लम आएगी ऑन2 में आएगी। आप जरा खुद सोच के देखिए, जब आप यहां पर पहुंचोगे तो y = 1 तो इंटीजर हुआ, लेकिन जब y की जगह 1 रखोगे तो x आया 1/2। क्या 1/2 इंटीजर है? 1/2 इंटीजर नहीं है। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो यानी आपको x बिलोंग्स टू z नहीं मिलने वाला। तो एक हो जाएगा x इज नॉट बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स कि ये ऑन2 नहीं होगा। कब? जब x की यानी कि ये फंक्शन इंटीजर पर डिफाइन हो, यानी नेचुरल नंबर पे डिफाइन होने पर ये फंक्शन 1 है, ऑन2 नहीं है। रियल नंबर पर ये फंक्शन 1 भी है, ऑन2 भी है, और इंटीजर पर ये फंक्शन 1 होगा बट ऑन2 नहीं होगा। तो इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल आप अपने पास से लेकर के उसे एक बार आप नेचुरल नंबर पे प्रूव करिए, एक बार रियल नंबर पे प्रूव करिए और एक बार इंटीजर पे प्रूव करिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए इस पार्ट को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। बहुत जल्दी आपको नए पार्ट यानी अगले पार्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।